नमस्ते दोस्तों। अगर आप एआई और मशीन लर्निंग की दुनिया में दिलचस्पी रखते हैं या इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज हम बात करेंगे उस बुनियादी चीज की जिस पर पूरा मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टिका हुआ है। तो सीधा सवाल पे आते हैं, आखिर ये परसेप्ट्रॉन है क्या चीज? बिलीव मी, इस एक सवाल का जवाब ही पूरे न्यूरल नेटवर्क्स को अनलॉक करने की चाबी है। तो इसको आसान भाषा में समझते हैं। परसेप्ट्रॉन आसान शब्दों में एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन है। बिल्कुल जैसे हमारा दिमाग लाखों करोड़ों बायोलॉजिकल न्यूरॉन से बना है, वैसे ही एआई का दिमाग इन्हीं आर्टिफिशियल न्यूरॉन से बनाया जाता है। अगर थोड़ा टेक्निकल हो जाएं तो ये एक बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिदम है। ये सुपरवाइज लर्निंग के जरिए चीजों को क्लासिफाई करना सीखता है, मतलब दो कैटेगरीज में बांटना, सही या गलत, हाँ या ना, 0 या 1। आप इसे न्यूरल नेटवर्क का सबसे पहला, सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक मान सकते हैं। और इसको समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है इसे हमारे अपने ब्रेन के न्यूरॉन से कंपेयर करना। देखिए, जैसे हमारे न्यूरॉन में डेंड्राइट्स होते हैं जो सिग्नल्स रिसीव करते हैं, ठीक वैसे ही परसेप्ट्रॉन में इनपुट्स होते हैं। फिर जैसे न्यूरॉन का सेल बॉडी सारे सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, वहां परसेप्ट्रॉन का समेशन और एक्टिवेशन फंक्शन काम करता है। और आखिर में जैसे एक्सॉन से फाइनल सिग्नल बाहर जाता है, वैसे ही परसेप्ट्रॉन एक आउटपुट देता है। कितना सिंपल है ना? तो आप थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इस आर्टिफिशियल न्यूरॉन के अंदर आखिर है क्या? चलिए इसके एक एक कंपोनेंट को खोलकर देखते हैं। ओके, तो एक परसेप्ट्रॉन में बेसिकली 5 मेन चीजें होती हैं। सबसे पहले इनपुट्स, ये वो डेटा है जो हम उसे दे रहे हैं। फिर आते हैं वेट्स, इसको आप हर इनपुट की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि कौन सा इनपुट कितना जरूरी है। फिर है बायस, जो एक तरह का एडजस्टेबल नॉब है मॉडल को फाइन ट्यून करने के लिए। उसके बाद है एक्टिवेशन फंक्शन, ये है असली डिसीजन मेकर। और आखिर में आउटपुट यानी फाइनल फैसला, जो हमेशा 0 या 1 होगा। ठीक है, तो अब हमें सारे पार्ट्स पता चल गए, लेकिन ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? ये एक डिसीजन तक पहुंचते कैसे हैं? आप हैरान हो जाएंगे कि इसका प्रोसेस कितना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पूरा प्रोसेस सिर्फ 2 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1 कैलकुलेट वेटेड सम और स्टेप 2 अप्लाई एक्टिवेशन फंक्शन। बस इतना ही है। तो पहले स्टेप को देखते हैं। बहुत आसान है। परसेप्ट्रॉन क्या करता है कि हर इनपुट को उसके अपने वेट से मल्टीप्लाई करता है, फिर इन सबको आपस में जोड़ देता है और आखिर में उस बायस को भी इस टोटल में ऐड कर देता है। इससे जो फाइनल नंबर मिलता है उसे ही हम वेटेड सम कहते हैं। अब आती है दूसरे स्टेप की बारी, एक्टिवेशन फंक्शन। आप इसको एक लाइट स्विच की तरह सोचिए। इसका बस एक ही काम है, ये डिसाइड करना कि न्यूरॉन ऑन होगा या ऑफ, मतलब फायर करेगा या नहीं। और जो क्लासिक सबसे पहला परसेप्ट्रॉन था, उसमें एक स्टेप फंक्शन का यूज होता था। और इस स्टेप फंक्शन का लॉजिक बिल्कुल सीधा है। अगर वो वेटेड सम जो हमने कैलकुलेट किया था, एक खास नंबर जिसे हम थ्रेशोल्ड कहते हैं, उससे ज्यादा है तो स्विच ऑन हो जाता है, आउटपुट 1 मिलता है। और अगर उस थ्रेशोल्ड से कम या बराबर है तो स्विच ऑफ रहता है, आउटपुट 0 मिलता है। सिंपल येस और नो। पर आइए अब बात करते हैं परसेप्ट्रॉन के सबसे जादुई हिस्से की। इसकी असली पावर सिर्फ डिसीजन लेने में नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों से सीखने में है। ये स्टैटिक नहीं है, ये वक्त के साथ बेहतर होता जाता है। तो ये सीखता कैसे है? बहुत ही इंट्यूटिव तरीके से। जब भी परसेप्ट्रॉन कोई गलत प्रेडिक्शन करता है तो वो अपने वेट्स और बायस को थोड़ा सा एडजस्ट करता है, थोड़ा सा बदल देता है। मिसाल के तौर पर, ऊप्स ये गलत हो गया, चलो थोड़ा सा सेटिंग चेंज करते हैं, ताकि अगली बार वो वही गलती ना दोहराए। और ये एडजस्टमेंट एक सिंपल से रूल से होता है, जिसे परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल कहते हैं। फॉर्मूला देखकर घबराना नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि नया वेट, पुराने वेट, गलती कितनी बड़ी थी और इनपुट क्या था, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। मोटी मोटी बात यह है कि जितनी बड़ी गलती उतना बड़ा एडजस्टमेंट। तो अब तक सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है ना? लेकिन अब आती है कहानी में एक ट्विस्ट। एक अकेले परसेप्ट्रॉन की एक बहुत बड़ी, एक क्रिटिकल लिमिटेशन है। और हां, ये इंटरव्यूज का एक फेवरेट सवाल है। तो सोचिए, आखिर वो क्या चीज है जो एक अकेला परसेप्ट्रॉन नहीं कर सकता? इसकी हद कहां तक है? और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है लीनियर सेपरेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? सोचिए कि एक परसेप्ट्रॉन के पास डेटा को 2 ग्रुप्स में बांटने के लिए सिर्फ एक सीधी लाइन खींचने की पावर है। अगर डेटा आसान है और एक लाइन से अलग हो सकता है तो परसेप्ट्रॉन खुश। लेकिन अगर डेटा कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि फेमस XOR प्रॉब्लम,
जहां आप एक सीधी लाइन से ग्रुप्स को अलग कर ही नहीं सकते, वहां एक अकेला परसेप्ट्रॉन हार मान लेता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? अगर एक परसेप्ट्रॉन फेल हो जाता है तो हम क्या करें? वेल, सॉल्यूशन है टीम वर्क। हम एक से आगे बढ़कर अनेक का इस्तेमाल करते हैं। परसेप्ट्रॉन को एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह सोचिए, जिससे हम कुछ बड़ा और पावरफुल बना सकते हैं। तो अनकॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम बहुत सारे परसेप्ट्रॉन्स को एक साथ लेयर्स में कनेक्ट कर देते हैं। जब ये सारे सिंपल डिसीजन मेकर्स मिलकर काम करते हैं, तब वो एक ऐसा पावरफुल सिस्टम बनाते हैं जो कितने भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को आसानी से सीख सकता है। और इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन या MLP। इसमें एक इनपुट लेयर होती है जहां से डेटा अंदर आता है। बीच में एक या एक से ज्यादा हिडन लेयर्स होती हैं जहां असली मैजिक होता है, और आखिर में एक आउटपुट लेयर जो फाइनल रिजल्ट देती है। बस यही है एक बेसिक न्यूरल नेटवर्क। तो साफ है, जहां एक अकेला परसेप्ट्रॉन सिंपल लो कॉम्प्लेक्सिटी वाली प्रॉब्लम्स ही हैंडल कर पाता है, वहीं एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन यानी एक पूरा नेटवर्क बहुत हाई कॉम्प्लेक्सिटी वाली प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है। यही है पावर इन नंबर्स। और एक मजेदार बात बताऊं, ये जो परसेप्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है, ये कोई नई चीज नहीं है। इसे फ्रैंक रोजनब्लैट ने 1958 में बनाया था। सोचकर देखिए, आज जो हम एडवांस्ड AI देख रहे हैं, उसकी नींव कितने दशकों पहले रखी गई थी। तो सोचिए, 1958 में बने इस एक सिंपल से बिल्डिंग ब्लॉक ने हमें यहां तक ला दिया है। अब सवाल यह है कि इसके जो डिसेंडेंट्स हैं, आज के सुपर एडवांस न्यूरल नेटवर्क्स, वो आने वाले कल में हमें कहां ले जाने वाले हैं।